कल था वर्ल्ड हेल्थ डे और इसलिए आज हेल्थ सेक्टर पर हम फोकस करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर का जो फोकस है सरकार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पाएँ और गरीबों की पहुंच में स्वास्थ्य सेवाएं हों, उसके लिए सरकार ने कई योजनाओं के जरिए पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के कायाकल्प की शुरुआत की है। और आपको कुछ बड़े पॉइंट्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अंतरिम बजट में हेल्थ सेक्टर में करीब 13% ज़्यादा बजट आवंटित किया गया। ये दिखाता है कि सरकार का कितना बड़ा फोकस है। 90,000 करोड़ रुपए के ज़्यादा के खर्च के साथ अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पे फोकस दिख रहा है। दरअसल साल 2016 के बाद से लगातार हेल्थ केयर सेक्टर में औसतन 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में अस्पतालों की आमदनी देखें तो 2023 में 99 अरब डॉलर रही, जो 2024 से 32 तक 8% की दर से विकास कर सकता है, स्टडीज बताती हैं। एक और बाजार बढ़ रहा है लगातार, वो है टेलीमेडिसिन का। फ़ोन के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए टेलीमेडिसिन मार्केट में लगातार सालाना 31% की बढ़त दर्ज हो रही है। 2025 तक ये 5.4 अरब डॉलर के स्तर पर जा सकता है। और सबसे अच्छी बात कि रोजगार में 15 से 20% की इजाफा देखने को मिल सकता है। आयुष्मान भारत की बात करें, 26,000 अस्पतालों में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त सुविधाएं मिली और गांव और दूर दराज के इलाकों में 1.6 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को समावेशी बनाया जा रहा है। और डॉक्टर एन के अरोड़ा, जो कि अध्यक्ष हैं एम्स देवघर के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। और आपको भी शुभकामनाएं वर्ल्ड हेल्थ डे की। और हम देख रहे थे हेल्थ केयर सेक्टर पे किस तरह से हमारा फोकस चल रहा है। कैसे आप समेटेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी आपको जो कदम दिखाई दे रहे हैं? धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये हेल्थ सेक्टर का, स्वास्थ्य सेक्टर का ये सौभाग्य है कि पिछले 8-10 साल में इसको वो प्राथमिकता दी गई है जो अभी तक पिछले 70 सालों में नहीं दी गई थी। और इसकी वजह से एक चौमुखी विकास हुआ है स्वास्थ्य सेक्टर में। एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो है कि हमारे हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक मिले, और उसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसे आपने बताया, लगभग 1,60,000 है। और तीसरी तरफ हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाने के लिए, और उस के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो कार्यक्रम है, और आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं इस देश में। तो पूरा एक चहुमुखी विकास हुआ। और तीसरा, एक चौथा से जो डायमेंशन है स्वास्थ्य में, और जिसको हम कई बार भूल जाते हैं, कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य में ज्यादा निवेश किया गया है। और यही कारण है कि कोविड के दौरान हम बच सके। हमारी वैक्सीन हमारी अपनी थी, और उसमें जो निवेश किया गया, नई वैक्सीन के प्लेटफॉर्म्स बने, और इसी तरीके से दवाइयों में भारत एक फार्मेसी के तौर पे जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जिसको कहना चाहिए 360 डिग्री एक विकास हो रहा है। अभी बहुत सारा काम करना है, लेकिन कोरोना के जो महामारी थी उसने हमारी जो कमियां भी बताई, और साथ लिटमस टेस्ट था, और जिसमें हमें ये बताया गया कि आगे के आने वाले 10 साल में क्या होना चाहिए। लेकिन अरोड़ा साहब, बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे होंगे कि भारत का जो पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम है, बहुत सारे लोग शायद विदेशों के हेल्थ केयर सिस्टम से आकर्षित होते हैं। हम लोग कहाँ पे अभी खड़े नज़र आते हैं अगर हम ग्लोबल स्तर पर अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ईज ऑफ गेटिंग मेडिकल अटेंशन? हम लोग कहाँ पे हैं सर? इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वेस्ट का पूरा मॉडल जो है उसको नकल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक अपना मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। तो एक तरफ प्राइमरी केयर है जिसमें भारत सरकार या पब्लिक सेक्टर प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो पीएससी हैं, सीएससी हैं या आरोग्य मंदिर हैं। दूसरी तरफ टर्शियरी केयर जो है उसमें गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर एक मिला जुला है। बल्कि अभी तक ये है कि टर्शियरी केयर में और सेकेंडरी केयर में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा बड़ा रोल है। करीब 2/3
प्राइवेट सेक्टर है और 1/3 पब्लिक सेक्टर है। इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और खास तौर पे जो स्वास्थ्य सेवाएं उनमें गुणवत्ता की इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को आकर्षण बना रहे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की तरफ, और हम प्राइवेट सेक्टर के बराबर की जो गुणवत्ता है वो दे सकें पब्लिक सेक्टर में, और इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी चीज कि जो हमारा जो बिल्कुल आखिरी में दूर दराज के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, माए है, पुरुष है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वही रहना चाहिए जो एक दिल्ली में रहने वाला या बंबई में रहने वाला। और इसमें टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनको टेलीमेडिसिन से कनेक्ट किया जा रहा है, उनको डिजिटाइजेशन करा जा रहा है। तो एक तरफ तो हर एक व्यक्ति का हिसाब किताब, उसका पूरा स्वास्थ्य का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है, और दूसरे जिस जरूरत हो जिस तरह की भी, तो सर्वश्रेष्ठ जो विशेषज्ञ ओपिनियन है वो मिल सके। और 22 जो नए एम्स बनाए गए हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य भी यही है कि क्षेत्रीय स्तर पे जो विशेषज्ञता है वो प्राप्त हो लोगों को। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि हम कंपेयर करें वो ठीक नहीं रहेगा। जी। हमें खुद अपना मॉडल बनाना है, और समय के साथ, अब जैसे आपने बताया, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब हर एक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा उपलब्ध है प्रति वर्ष ना। अब एक चीज है कि जब कोई चीज पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाती है तो हम देखते हैं कि खाली एक पार्टी नहीं, बाकी सारी पार्टीज में इस चीज में एक तरीके से प्रतिबद्धता कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे को लगता है स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छे दिन अब आए हैं, जिसमें अरोड़ा साहब इंप्रूवमेंट होने। अरोड़ा साहब, आपका एक्सपोजर तो बहुत ही जबरदस्त है, ग्लोबल स्तर पर आपने स्टडीज की हैं, जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। आपने दिल्ली में भी बहुत करीब से दिल्ली के एम्स के सिस्टम को देखा है। बहुत सबसे ज़्यादा भरोसा शायद देश के लोग एम्स के दिल्ली पे करते हैं। अब आप देवघर में हैं, आपने बताया कि 22 एम्स देश में खोले गए हैं, सरकार ने बहुत फोकस दिखाया है। तो क्या अब जो क्षेत्रीय स्तर पर जो एम्स खोले जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी दिल्ली एम्स जैसी, उनकी विश्वसनीयता भी उसी तरह हम लोग प्रयास करेंगे? कितने सालों में होगा कि हम दिल्ली के एम्स के स्तर पर जितने भी एम्स हैं उनको पहुंचा पाएंगे सर? तो मैं 2 बात कहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एम्स न्यू दिल्ली का विद्यार्थी भी हूं और यहां पर मैंने सेवा भी करी है। और अब जो देवघर है एक दूर दराज का एरिया है, तो वहां पर जब मैं अपने फैकल्टी मेंबर और अपने स्टूडेंट से बात करता हूं तो मैंने कहा कि हमारा ध्येय और उद्देश्य और लक्ष्य एम्स न्यू दिल्ली नहीं है, हमें दुनिया के सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा देने लायक होना चाहिए। एम्स न्यू दिल्ली को एम्स न्यू दिल्ली बनने में लगभग 30 साल लगे थे। सन 56 में बना था, और ये जाकर के 80 के अंत में जाकर के इसमें जो आज चमकीलापन है वो 25 से 30 साल लगते हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि नए एम्स में 10 से 15 साल में हम उस स्तर को प्राप्त कर सकें जिसमें हम सब लोगों को अच्छा लगे कि अब हम विश्व स्तरीय सेवाएं अपने उन लोगों को जो दूर दराज हैं, जिनको बाकी चीजें की एक्सेसिबिलिटी की बात करी वो आसानी से उपलब्ध नहीं। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिख रहा है सर हेल्थ टूरिज्म का। बहुत सारे जो एशियाई देशों के जो लोग हैं वो भारत आते हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एम्स में, बड़े संस्थानों में अपने इलाज भी कराते हैं। इस तरह का क्या हम एक मॉडल पूरी दुनिया को एक हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हब दे सकते हैं क्या? और आपने कहा कि फार्मेसी में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो कौन कौन से सेक्टर में अभी हम एक वर्ल्ड क्लास हब बनने की क्षमता रखते हैं सर? तो इनफैक्ट भारत सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है कि हेल्थ इन इंडिया एंड हेल्थ बाय इंडिया करके। तो इस कार्यक्रम में जो है कि जो मेडिकल टूरिज्म है, इसमें एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और इसकी संभावनाओं के कई खाली पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जैसे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू हुआ और उससे जो लाभ हुआ, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और उसमें इसी तरीके से जो हेल्थ सेक्टर है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा परचम बन सकता है। दूसरी चीज आपने जो कहा, तो एक तरफ तो इकोनॉमिक डायमेंशन तो है, लेकिन ये दूसरा डायमेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है
दूसरी चीज आपने बताया कि एज ए फार्मेसी, और यहां मैं बताऊंगा कि पिछले 4 साल में वैक्सीन बनाने में जो इन्वेस्टमेंट किया गया और विशेष तौर पे उसको कोशिश करी, आज हमारे पास 6 से 7 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। यानी R&D के लेवल पर हम दुनिया की कटिंग एज पे पहुंच गए हैं। और इसका मतलब यह है कि कल अगर कोई दोबारा महामारी सर उठाती है या कुछ है, तो 100 और 200 दिन के बीच में हम अपनी नई वैक्सीन बना सकते हैं। और खाली अपने लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए भी हम एक उदाहरण भी बन सकते हैं और उनको हम उनकी सहायता कर सकते हैं, खासतौर पे विकासशील देशों के लिए। तो एक ये नया इकोसिस्टम बन रहा है स्वास्थ्य का, जिसमें भारत एक, हम उस चमक दमक के लिए नहीं, हम सचमुच की गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिससे कि, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी गई है, हेल्थ एंड वेलनेस, कि स्वास्थ्य खाली बीमारी के बारे में नहीं कहा जाए, स्वस्थता और अच्छा जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक सोच है जो हमने अपने कार्यक्रमों में लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एन के अरोड़ा साहब, वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर बात